अच्छा जी, पेज नंबर होमवर्क के सवाल में एक एडजस्टमेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। आप पेज नंबर 75 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 32। जी मैं आता हूँ उसकी तरफ, सारी चीज़ें मैं आपके होमवर्क वाले देखता हूँ। ये बैलेंस शीट बना लें एक दफ़ा, फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 700 प्लस 600। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इज 200। इसको मैं आज अंदर अंदर ही लिख रहा हूँ। करंट एसेट 725 393। $725 and $393। Share capital 750 and 500। P&L के लिए जगह छोड़िए। $500। 800 और 430 कर रहे हैं नोट या देख रहे हैं सिर्फ? 800 और 430। लोन पेएबल टू P 10। सरासी ने कब की क्लास खत्म कर दी हुई है, बच्चे आ चुके हैं। भाई आप कैसे जल्दी आ गए, बीच में से उठ के आ गए थे? यानी चल रही थी अभी वाले थे। चलें बैठे। डिबेंचर्स 10। करंट लायबिलिटीज 75 और 53। सरासिफ आ गए नीचे? अच्छा, सरासिफ नहीं आए अभी नीचे, आ गए? चलें जी, यहाँ तक नोट कर लें आप लोग, फिर 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 32। अभी फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़े ना, कंसोलिडेटेड फाइनल पूरा, अब जल्दी कर लें जो नोट करना है। ये पीपी शीपी लिख के ज़रा फारिग कर लें जल्दी से। एब्रीवेशन अब यूज़ कर लें, टाइम कम है, सवाल भी करना है। ओके। चलिए छोड़ दें, अब जो हो गया वो हो गया। अब इधर देखिए, साथ साथ नोट कर लीजिएगा। कल के सवाल में, होमवर्क के सवाल में भाई एक चीज़ थी
कुछ लोगों को सोल्यूशन देख के पता चल गया होगा, कुछ लोगों को पहले ही। ये अनसोल्ड स्टॉक नहीं था, ये अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज थी। कितने लोग इसको रुपीज़ समझ बैठे थे पहले सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन से जाके पता चला। ठीक है, तो ये अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज थी। धोखा है ज़िंदगी, लगती कुछ और है, होती कुछ और है। अच्छा, सब्सिडरी के डिविडेंड को हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ P&L के सवाल। P&L के सवालों के एतबार से सब्सिडरी के डिविडेंड को हम डिस्कस करने लगे हैं। भाई प्लीज़ जो मैं करा रहा हूँ ना वो किया करो। सब्सिडरी के डिविडेंड को हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ P&L। ये हैं जी सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है सब्सिडरी का P&L। ये सब्सिडरी की बैलेंस शीट, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बना के दिया आपको। ये है सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो सवाल ने हमें नहीं दी होती हम ज़बरदस्ती बनाते हैं। इसमें हम शेयर कैपिटल का कॉलम नहीं बनाते, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाते हैं। जब सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस करती है तो सब्सिडरी अपना फुल डिविडेंड यहां डालती है, रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लेस शो करती है। याद रखिएगा, सब्सिडरी कभी भी डिविडेंड P&L में खर्चे के तौर पे बुक नहीं करती। असल में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा, वो यहां पे रूट होके आता है, यहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रूट होके यहां आता है। वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है आपका, उसमें से फिर हम क्या बांटते हैं, डिविडेंड। तो बताएं जी, सब्सिडरी ये पहली क्लास याद है 50 रुपए का डिविडेंड था हमारा, तो सब्सिडरी ये 50 रुपए कहां शो करेगी, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां शो करेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। कैसे शो करेगी, लेस साइन के साथ शो करेगी। जब सब्सिडरी इस डिविडेंड को अनाउंस करेगी और सब्सिडरी इसको रिकॉर्ड करेगी, तो सब्सिडरी यहां शो करेगी और पेरेंट एंट्री करेगा अगर मिल जाए कैश, डेबिट, अदर इनकम, क्रेडिट। लेकिन पेरेंट एंट्री करेगा अपने हिस्से से, पेरेंट एंट्री करेगा अपने हिस्से से। लेकिन कहां, अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो हमें दोनों के P&L में नजर आ रही होती थी। कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो हमें दोनों के P&L में नजर आ रही होती थी। कैसे, एक ने P ने स्टॉक बेचा, सेल में डाला, और S ने स्टॉक खरीदा, P से परचेज में डाला। ये दोनों चीजें विद इन P&L नजर आ रही हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो दोनों के P&L में नजर आ रही होती हैं। P ने इंटरेस्ट इनकम बुक की अदर इनकम में, और इसने फाइनेंस कॉस्ट बुक की अदर फाइनेंस कॉस्ट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया। तो ये दोनों चीजें दोनों के P&L में नजर आएंगी। लेकिन डिविडेंड एक कमाल चीज है, जरा नोट करें, कौन कहां शो करता है और कौन कहां शो करता है। सब्सिडरी अपना पूरा डिविडेंड कहां शो करती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेस करके। अगर ये स्टेटमेंट इन इक्विटी ना दी हो तो हम वर्किंग 6 करके ये बनाया करेंगे, जबरदस्ती बनाया करेंगे। ये वर्किंग 6 है असल में, उसमें शेयर कैपिटल का कॉलम नहीं बनाया करेंगे, खाली रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। तो बताएं, सब्सिडरी अपना फुल डिविडेंड कहां शो करती है, SOCIE में। और इस 50 में से 30 रुपए पेरेंट कहां शो करता है, अपनी अदर इनकम में। एंट्री करता है कैश, डेबिट, अदर इनकम, क्रेडिट। वो बहस मैं नहीं कर रहा, वो इरेलीवेंट सी बहस हो जाएगी कि PTCL ने बाबा जी रहमत के लिए डिविडेंड 20 रुपए का, 15 रुपए का, 17 रुपए का अनाउंस कर दिया। वो एक कंसोलिडेशन से बाहर की डिस्कशन हो जाएगी, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। PTCL भी मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी ना कभी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है अपने ओनर्स के लिए, बाबा जी रहमत वगैरह के लिए। वो तो फिर कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है नहीं, उसको कैंसिल भी नहीं करना होता। तो जस्ट लीव दिस डिस्कशन। PTCL के डिविडेंड को भाड़ में डालें, PTCL के डिविडेंड को क्या करना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड ऑफ S। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज S full dividend. This is P's share
of S dividend. What is this? S full dividend. What is this? P's share of S dividend. This 30 is called as, बोले P's share of, तो बता दें जी P अदर इनकम में क्या डाला करेगा? P अदर इनकम में क्या डाला करेगा? P's of S डिविडेंड। ये 50 पे कौन सी क्लास, 60% था ना मेरे ख्याल से, 50 पे 60% हमारा हिस्सा था। लगाएं जरा 50 पे 60%, कितना आ रहा है? 30 ही आ रहा है ना। तो फुल डिविडेंड कौन रिकॉर्ड किया करेगा? सब्सिडरी। कहाँ? अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और पी कहाँ रिकॉर्ड किया करेगा अपना हिस्सा? अदर इनकम में। कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। नोट कर लें, डिविडेंड की डिस्कशन नोट करें। आज के सवाल में कहीं जगह जब खत्म हो जाए ना वर्किंग 6-7 के बाद, वहां कहीं नोट करें डिविडेंड डिस्कशन। चले मुझे फिर हाइडिंग देने दें अगर आपने तस्वीर खींचनी है। किसकी बुक्स में? दोनों की बुक्स में मैंने आज डिस्कशन कर दी है। किसकी बुक्स में डिस्कशन की है? दोनों की बुक्स में। एक मिनट, किसकी डिस्कशन की है? किसके डिविडेंड की? दोनों की बुक्स में डिस्कशन ऑफ एस डिविडेंड। नोट करें ताकि याद रहे जरा बात। जी मैं करता हूँ। पे वाला क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया P&L के एंगल से सवालों में। छोड़े, मैं करवाता हूँ सवाल। ओके, अब डिस्कशन हमारी दो हुआ करेंगी। एक ये डिस्कशन हुआ करेगी कि वर्किंग 6 में ये शो करना है या नहीं। अच्छा, ये जो हो चुका है वो प्रॉबेबली होगा। वर्किंग 6 में शो करना है या नहीं, और अदर इनकम में पड़ा रहने दें या इसको यहाँ से निकाल दें। ये दो डिस्कशंस हुआ करेंगी। बार बार बोलें, वर्किंग 6 में शो करना है या नहीं। एक ये डिस्कशन होगी। एक डिस्कशन होगी अदर इनकम में अगर पड़ा हुआ है। हो सकता है सवाल कहते पी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया सवाल कहते पी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, फिर तो मसला ही नहीं, लेकिन अगर अदर इनकम में पड़ा हुआ है
तो फिर यह अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए या नहीं पड़ा होना चाहिए? तो एक बात याद रखिएगा, कंसोलिडेशन के एंगल से अदर इनकम में पड़ा होना इज अ डुप्लीकेशन। वाई? ये जो डिविडेंड है ये बांटा जाता है प्रॉफिट में से, और ये जो प्रॉफिट में से बांटा जाता है तो असल में प्रॉफिट के बैक एंड पे सेल कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो हम तो कंसोलिडेशन करते हुए पी और एस की सेल कॉस्ट ऑफ सेल जमा करके सारी वैसी इकट्ठी कर देते हैं। तो आपको पता है जब कंसोलिडेशन शुरू होती है इधर पी के सारी सेल कॉस्ट ऑफ सेल खर्चे आते हैं, जमा एस के सारे सेल कॉस्ट ऑफ सेल आते हैं, तो पी का पैट भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, एस का पैट भी आ जाता है। अब पी का पैट भी आ गया, एस का पैट भी आ गया, दोनों के प्रॉफिट आ गए, और जो उसने पैट में से डिविडेंड बांटा वो भी हमने अदर इनकम में अगर पड़ा रहने दिया तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। पी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ डिविडेंड रिकॉर्ड करता है, उसे तो सिर्फ डिविडेंड से कंसर्न है ना। IFRS 9 में क्या करते थे? डिविडेंड रिकॉर्ड करते थे बस। इसी तरह पी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब कंसोलिडेशन होती है तो हम सारे रूल्स को साइड पे रख के कंसोलिडेटेड P&L दोनों की सेल जमा करते हैं, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल जमा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीबीटी या पैट तक पहुंचते हुए सब के दोनों के पूरे प्रॉफिट पड़े हैं। जब दोनों के पूरे प्रॉफिट पड़े हैं तो एस का भी प्रॉफिट पड़ा है, जल्दी बताएं, पी को भाड़ में डालें, एस का भी प्रॉफिट पड़ा है। जब एस का भी प्रॉफिट पड़ा है और एस का डिविडेंड भी जो उससे आया वो भी पड़ा है, तो यू फील लाइक डुप्लीकेशन। अच्छा, इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट मैं आपको आज बैलेंस शीट में बताता हूं जो आज तक कभी नहीं बनाई थी। एक मिनट, पी की बात को सीधा सीधा रखा करो, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होती थी इन्वेस्टमेंट्स, आप उन इन्वेस्टमेंट्स को उठा के बाहर फेंकते थे, उसकी जगह उसका पीपी ऐड करते थे, उसकी बिल्डिंग ऐड करते थे, उसके करंट एसेट ऐड करते थे, उसकी लाइबिलिटीज ऐड करते थे, इन्वेस्टमेंट को किताबों से उड़ा के फड़का के फर्क कर देते थे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में क्या नजर आ रही होती थी? इन्वेस्टमेंट। आप उसको धक्के मार के बाहर निकालते थे और उसके सारे एसेट्स को गले लगा लेते थे। आप कहते थे इन्वेस्टमेंट्स को निकालो इधर से, सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज एक एक करके जमा करते थे। सिमिलरली P&L में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जब आप कंसोलिडेटेड P&L बनाने लगे, या तो सब्सिडरी की सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह ऐड कर दें अपने P&L में, जो कि हम कर रहे हैं 3 दिनों से, या उसने जो डिविडेंड बांटा है थोड़ा सा प्रॉफिट में से उसको ऐड कर दें। अगर दोनों ऐड कर दिए तो क्या नुकसान होगा? तो बोले कंसोलिडेशन के एंगल से क्या ऐड करना बनता है? सेल कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस, ये ऐड करने बनते हैं, लाइन बाय लाइन ऐड कर दें सबको। और क्या ऐड अगर हो गया हुआ तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। आप नोट डालें, आप नोट डालना शुरू करें उर्दू में, मैं सवाल लेना शुरू करता हूं। बात बहुत सिंपल है, कितने लोगों को सिंपल बात समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें बस। बात को 2 रुख पे लेके जाएंगे तो जितनी लंबी बात कर लें क्लासें तो इंशाल्लाह फिर जितनी मर्जी लंबी कर लें। वेरी सिंपल बात, कोई मुश्किल बात नहीं है। लिखें, पी ने, या नोट डालना शुरू करें, नोट। पी ने अगर ये 30 रुपए रिकॉर्ड किए होंगे तो हम कंसोलिडेशन के वक्त रिवर्स कर दिया करेंगे। पी ने अगर ये 30 रुपए रिकॉर्ड किए होंगे तो हम कंसोलिडेशन के वक्त रिवर्स कर दिया करेंगे। पी ने अगर ये 30 रिकॉर्ड किए होंगे तो हम कंसोलिडेशन के वक्त रिवर्स कर देंगे। आप भाई सवाल पूछ लो एक एक करके। वो प्रॉफिट में से ही होते हैं। आगे चलें, हम आगे चलें, आगे और सवाल। यार या तो सिलेबस कर लें या फिर इधर उधर की बातें कर लें, ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। सवाल कोई जेन्युइन है तो पूछें, इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि जेन्युइन नहीं है, आप पूछें। अच्छा, अगला फड्डा 50 का है।
किसका फड्डा हल हो गया? 30 का। अगला फड्डा किसका है? 50 का। 50 इज वेरी सिंपल, इट इज वर्किंग 6, इट इज वर्किंग 6, ये वर्किंग 6 है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का। वर्किंग 6 में आपने ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। इसमें क्या करना है, इसका रूल ऑफ थंब सुन लें। अगर अकाउंटेंट, मैं अभी लिखवा नहीं रहा, अगर इसके अकाउंटेंट ने ये डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है, सो गौर से सुनिएगा, अगर एस के अकाउंटेंट ने ये डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप भी वर्किंग 6 में रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ताकि क्लोजिंग आ रही वही आ जाए जो अकाउंटेंट ने निकाली हुई है। और अगर एस ने अपनी किताबों में डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, फिर आप ना कीजिएगा, यहां ना कीजिएगा, यहां डिविडेंड डैश डाल के नीचे लिख दीजिएगा, और वर्किंग नंबर 1 2 3 4 में जहां जहां डिविडेंड हम डालते होते थे वहां डाल के रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जगह एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने के लिए नहीं होती, एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने के लिए होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आप 50 के बारे में रूल ऑफ थंब जबानी बताएं 3 दफा, फिर मैं नोट करवाऊंगा बाद में। अगर पी, आपको याद है एक सवाल किया था हमने क्वेश्चन 12, उसमें कभी लिखा होता था रिकॉर्ड इसने कर लिया है, कभी लिखा होता था उसने कर लिया है, इस टाइप का सवाल किया था। अच्छा, अगर एस ने अपनी सेपरेट अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया हुआ है डिविडेंड, तो यहां हम शो करेंगे। शो करने का फायदा क्या होगा? बिल्कुल क्लोजिंग आ रही अकाउंटेंट वाले निकल आएगी, अब दोबारा हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा वर्किंग 1 2 3 4 में जाके। और अगर एस ने शो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो फिर यहां आप रिकॉर्ड ना करें, को एफिशिएंट बंदे ना बने, यहां रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि यहां रिकॉर्ड करने से अधूरी एंट्री होगी। हमने पूरी एंट्रीज करनी है, डिविडेंड, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, वो पूरी एंट्रीज करनी है हमने उठा के। तो इसलिए अगर इसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है तो हम यहां शो कर देंगे, अगर इसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो हम यहां शो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो वर्किंग 1 2 3 4 में हम बचपन से करते आ रहे हैं। एस ने ₹50 अगर बोलें रिकॉर्ड कर लिए हैं तो वर्किंग 6 में शो कर दें, और अगर रिकॉर्ड नहीं किए तो एक्सेलेंट, तो वर्किंग 6 में शो ना करें। याद रखिएगा यार, वर्किंग 6 में ना कैंसलेशंस नहीं होती, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो वर्किंग 6 में कोई चीज़ शो करनी है या नहीं करनी, ये सवाल है। पता नहीं अब ये इस तरह तो तस्वीर सही आपकी आएगी नहीं, सो इट इज़ अ फाइनल वर्जन जो मैं अपलोड करूँगा। हाँ, मैंने इस पर काम शुरू कर दिया है। कोई नहीं है, इन भाई की एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी नोट्स के बारे में। जी, 30 रुपए की बहस करें और 50 रुपए की बहस करें। अगर पी ने अदर इनकम में 30 डाल दिया हुआ है, तो चाचू तू सब्सिडरी का डिविडेंड भी डाल रहा है, सब्सिडरी की सेल भी डाल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल भी डाल रहा है, ये सब्सिडरी दो तरफ लगाए हुए हैं इसने। तो या तो सब्सिडरी की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह डाल के प्रॉफिट डाल ले, या डिविडेंड इनकम डाल ले। तो अगर उसने डाल दिया हुआ है तो इसे कैंसल करेंगे, यहां से माइनस करके निकाल देंगे। और अगर उसने डाला ही नहीं फिर कोई मसला नहीं। पी ने अगर ये 30 रिकॉर्ड किए हैं तो हम कंसोलिडेशन रिवर्स करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। वरना क्या करने की, जो चीज पड़ी नहीं हुई फिर माइनस करने की जरूरत है।
अच्छा आपको एक मिसाल देता हूं मजे की, पी ने एस को सेल की, सेल रिकॉर्ड करना भूल गई, वैसे मिसाल दे रहा हूं, तो बेशक आप कैंसिल ना करें फिर, या रिकॉर्ड करके कैंसिल करते, जैसे भी करना। एक ऐसे मिसाल दे रहा हूं, प्रॉफिट प्रॉफिट में इम्पैक्ट छोड़ो, मैं वैसे ही एक जनरल सी बात कर रहा हूं, एक वैसी बात कर रहा हूं, पी ने एस को सेल की, वो रिकॉर्ड करना भूल गई, तो बस आपस की सेल कैंसिल करनी थी, पहले ही भूल गई, शुक्र है। एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। इसी तरह डिविडेंड के बारे में डिसीजन ले लें, जो पी को मिला एस से, अगर वो रिकॉर्ड कर चुके हैं पी, तो भाईजान उल्टाएं, और अगर नहीं रिकॉर्ड किया ना उल्टाएं। अब इधर जब आप आऊंगा तो 50 रुपए पे उल्टाने छुल्टाने की बात नहीं करनी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, ये वर्किंग 6 है। अगर एस ने 50 रुपए रिकॉर्ड कर लिए हैं तो आप वर्किंग 6 में शो कर दीजिएगा, और अगर उसने 50 रुपए रिकॉर्ड नहीं किए तो वर्किंग 6 में शो ना कीजिएगा। चलें जी, आज वाले सवाल की तरफ आ जाए। पेज नंबर 75। P bought 60% ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम अगस्त 2015। P ने बाई किया 60% सब्सिडरी ऑन यकम अगस्त 15। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने बन गए? 11 महीने। नेक्स्ट, द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/16 आर गिवन बिलो एंड फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ट्रायल नहीं दिया हुआ आज ट्रायल नहीं दिया हुआ, आज उसने क्या दे दिया है? P&L बना के दे दिया और बैलेंस शीट। इसका मतलब है ये प्रॉफिट्स वगैरह समेट के आरी में डाल चुका है, और आरी के साथ ऑलरेडी क्लोजिंग लिखा हुआ है। तो आज वर्किंग 6 फिर भी करेंगे, क्योंकि प्री आरी निकालनी है, वो प्री आरी सवाल में गिवन नहीं है। वर्किंग 6 करेंगे, लेकिन वी आर वेरी लकी कि आज ट्रायल नहीं है। ट्रायल में क्या होता था? ट्रायल में हमें प्लस माइनस करके प्रॉफिट भी निकालने पड़ते थे। सरकार वो टाइम सेव हो जाएगा। ट्रायल गिवन होता था, सेल में से ये सारी चीजें माइनस करके प्रॉफिट निकालने पड़ते थे, तो ये टाइम सेव हो गया। क्या ये दोनों प्रॉफिट्स अवेलेबल है? वर्किंग 6 हम जरूर करेंगे। सो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर? व्हाट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर? बैलेंस शीट में याद रखिएगा क्लोजिंग आ रही आती है, और लिखा भी हुआ है बैलेंस शीट में। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग आ रही। आज इन दोनों को ओपनिंग में लिखूं? नहीं, ओपनिंग में कब लिख रहा था? जब ट्रायल से उठाता था। आज कहां से उठा रहा हूं? बैलेंस शीट से। तो वर्किंग 6 हमें इधर करने की आदत है, इधर ही करें और शुरू करें। चौथे सफ़े पे जाके मिड से वर्किंग 6 हम शुरू करते हैं। आपको पता है, जागते रहना भाइयों। बोलें, पार्ट ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? जो अकाउंटेंट ने किया मन्नो अन वो शो करेंगे, अपनी साइंस नहीं मारेंगे। हाँ जी, इधर क्या लिखूं? हाँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम सिर्फ। यार अभी आदत डालो, फिर पेपर में बस वर्किंग 6 से लिख देना खाली, और ऊपर लिख देना रिटेन्ड अर्निंग कॉलम। यार ओपनिंग कब बनेगा? यकम जनवरी, यकम जुलाई। हाँ जी, नहीं, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी साल की बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी 11 महीने की नहीं बनती। ये मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी बता रहा हूँ, या कंसोलिडेशन के एंगल से डिस्कशन करने लगा हूँ। ये फिर पंगे लेने लग गया, ये कंसोलिडेशन की बातें करने लग गया है। कंसोलिडेशन की बातें नहीं भी करनी अभी, कंसोलिडेशन का कोई रूल नहीं लगवाना मुझे, सिर्फ पूरे साल की स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बना दें। बाकी पुराने नए ओनर अलग अलग कर लेंगे हम, बस आंखें खुली रखें। क्लोजिंग आ रही, ये जरा बैलेंस शीट में से निकाल लें कितनी है। डन। अच्छा जी,
पैट को इधर डालिएगा जी। पैट कितना है? 410 और 180। डिविडेंड एस डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। एस ने ₹3 पर शेयर क्या डिक्लेयर कर दिया है? फाइनल डिविडेंड। अच्छा जी, ₹3 पर शेयर का मतलब बताएं। 30%। डन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है सिर्फ, तो डिक्लेयर के आगे लिखा नहीं हुआ कि रिकॉर्डेड है या नहीं रिकॉर्डेड है। क्या एज्यूम करें? वैसे क्या अजम्पशन लेनी चाहिए? ये बात आज सुन लें, जब डिक्लेयर्ड के आगे लिखा हो ना नॉट रिकॉर्डेड, तब तो फिर दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, जब डिक्लेयर कर देना तो शेयर होल्डर इतने अच्छे नहीं हैं कि वो 9 महीने इंतजार ही करते रहे बैठ के कंपनी दे, वो फौरन जाके कंपनी के सर पे डंडा मार के लेके आते हैं डिविडेंड। तो इसलिए अगर डिक्लेयर्ड के साथ नॉट रिकॉर्डेड का लफ्ज नहीं आ रहा होगा तो फिर ये रिकॉर्डेड होगा और पेड भी होगा, क्योंकि कंपनीज जब डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं लोग नहीं छोड़ते। आपको पता है कोई बंदा ऐलान कर दे आ जाओ भाई बिरयानी बांटी जा रही है, लोग नहीं छोड़ेंगे। अब भाई उन्होंने तो डिक्लेयर किया, अभी लोगों ने कहाँ जाके लिया? कुछ पेड़ लोगों ने कहाँ जाके? तू किस दुनिया में रहता है? तो जब कंपनी ऐलान करते डिविडेंड का सितंबर के महीने में, तो मैं जून में यही सोचता रहूँ हाँ शायद रिकॉर्ड ना हुआ हो। भाईजान कौन सी दुनिया में रहते हो? शेयर होल्डर को आनी पूरे साल में कौन सी इनकम होती है? सिर्फ डिविडेंड इनकम, वो कभी भी नहीं छोड़ता। तो पेड का लफ्ज लिखें इसमें, बड़ा सा पेड। पेड की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। पेड की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। यार लिखते रहिए छोटी छोटी बातें, फिर सवालों में आगे मसले आने हैं, फिर आप लोगों ने कहना है हमने छोटी छोटी बातें लिखी नहीं थी साथ, इस एडजस्टमेंट में ये हो रहा है, उधर ये कर रहे हैं, तो आप इस सवाल में उस तरह कर रहे हैं, फिर ये आप सवाल लेके आए होते हैं क्लास के बाद। वैसे आपको पता है बाय डिफॉल्ट अगर पेपर में वैसे भी लिखा हो आई परचेज फिक्स एसेट तो पेड होगा, फिर आई परचेज इन्वेंट्री पेड होगी, ठीक है। आई मेड सेल पेड तो छो ना, रिसीव्ड होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो आमतौर पे बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शंस कैश होती हैं। अच्छा जी, कितने है ऑरेंज सफ़ा? मुझे फुल डिविडेंड निकाल के दें, इधर इधर अमाउंट्स निकलवा दें, फुल 50 रुपए टाइप अमाउंट निकाल के दें, फुल डिविडेंड निकाल के दें। शेयर कैपिटल कितने हैं? 500। किसका शेयर कैपिटल? एस का। उस पर परसेंटेज लगाएं 30%। 500 ज़रब 30% 150। और पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड मैं निकाल दूंगा अभी आप ज्यादा फिगर्स मैं निकाल के आपको परेशान नहीं करना चाह रहा, मैं निकाल दूंगा। भाईजान अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो 150 रुपया है इसको मैं क्या करूं? इसको मैं वर्किंग 6 में आज शो करूं या ना करूं? वर्किंग 6 में शो करूं या ना करूं? बस वो सुबह से जो लगे हुए हैं ना, वो भाईजान इसी पर्पस के लिए लगे हुए हैं सुबह से। एस ने 150 रुपया अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो, और अगर रिकॉर्ड कर दिया है, कैसे रिकॉर्ड कर दिया है? पे कर दिया है। क्या कर दिया है? और पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, इस वजह से उसने रिकॉर्ड कर दिया। डन। अब लो जी, आज बड़े फख्र से ना यहां पे आना है आपने। पी ने बाबा जी रहमत को कुछ अनाउंस नहीं किया,
एस का शेयर कैपिटल 500। जरा ये कैलकुलेशन शो करनी है ना एग्जामिनर को। 150। अब जी ओपनिंग आ रही है, टॉप और टॉप बारो बार बैलेंस ही निकाल लें। चलें जी नोट कर लें। मैं नोट करने देता हूँ। वर्किंग 6 नोट कर रहे हो ना? हाँ मैं नोट करने देता हूँ। क्वेश्चन 28 में एक लाइन लिखी हुई थी, इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ। इट हैज़, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। उसने 50 रुपये रिकॉर्ड नहीं किए और दूसरे शहजादे ने 30 रुपये रिकॉर्ड नहीं किए। इसलिए मैं आपको वर्किंग 6 जरा दिखा दूँ इसकी। ओए होए मिटा दी हुई है ये, लेकिन हमने शो नहीं किया था, शो नहीं किया था। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कर लें। पेज 68 पे जाएं, पेज 68 पे वर्किंग 6 में हमने एस का डिविडेंड इसलिए शो नहीं किया, क्वेश्चन 28 के साथ जाके लिखें। वर्किंग 6 में हमने एस का डिविडेंड इसलिए शो नहीं किया क्योंकि उसने, करना पड़ेगा ये किताब पे आके, क्वेश्चन 28 के साथ लिखना पड़ेगा माय डियर। थोड़ा सा शौक पैदा करो, ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट वरना परेशान कर सकती है। वर्किंग 6 में हमने डिविडेंड इसलिए शो नहीं किया था क्योंकि एस ने रिकॉर्ड नहीं किया। आज क्यों शो किया? क्योंकि एस ने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा वैसे आपने शो नहीं किया था, फिर किया क्या? फिर आपको याद है वर्किंग 2-3 में जाके सेटमेंट करके सारा सेट कर दिया था, फिर सेटिंग कर दी थी हमने जी। हाँ पेरेंट के अदर इनकम की बहस तो अलग है, वो मैंने पूरी लिखवानी है अलग अलग। वो ज़रा आने तो दे तू P&L का मुंह, वो P&L के मुंह पे आपसे डिस्कशन करूंगा मैं सारी। मैं एक बात की थी, आप ज़रा नोट करो। मैंने ये इसीलिए तो फिगर नहीं निकलवाई थी क्योंकि आप लोगों ने यहाँ की डिस्कशन शुरू कर देनी थी साथ मेरे से, तो मैंने सिर्फ फुल वाली डिस्कशन लगा के क्लोज कर दिया। मैंने सिर्फ ये फुल वाली डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। मैं अभी वर्किंग 6 बना रहा हूँ, मेरा तो क्वेश्चन ही अभी पूरा नहीं हुआ, यानी पार्ट ऑफ क्वेश्चन एक वर्किंग है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब जी पेपर में ये हमारा सवाल है, ये जी हमारी स्टेटमेंट इक्विटी बन गई, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा P&L बन गया हुआ है और ये हमारी बैलेंस शीट, लेकिन ये सारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब हम क्या करें, हाउ टू प्रोसीड? ये वर्किंग नोट कर ले भाई, तू करा था तो। इसके साथ आप ये लिख रहे हैं नवे आए हो, नहीं ठीक है, आना भी चाहिए था डिविडेंड को इधर ही, क्योंकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। वैसे हम अपने ज़माने में इस तरह लिख लिया करते थे, बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं इसलिए हमने भी रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। अब मैं ये करूंगा, ये सारी चीज़ें काटूंगा। क्यों? मैंने किसका सवाल सॉल्व करना है? बैलेंस शीट। चलें जी, छोटा सा सवाल है, बबलू सा सवाल है। फॉलोइंग बैलेंस शीट इज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 30 जून 2016। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। आ जाए अब जिन्होंने नोट करना था इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलें जी, आज एक छोटी सी चीज़ करें सवाल शुरू करने से पहले। इससे पहले कि मैं एडजस्टमेंट 1 पढ़ूं, मुझे आप प्री आरी निकलवा दें। कल भी मैंने आपको निकलवानी सिखाई थी प्री आरी। इसमें मैं एक मशवरा दूंगा, डेट लिख लिया करें। यकम अगस्त 15, यकम अगस्त 15। निकालो फिगर, बताओ, बात खत्म करो, फिगर बताओ। प्री आरी निकाल ली, हाथ खड़ा करें जरा, करें कैलकुलेटर पकड़े, सिस्टम तो नहीं सी हो ना, जल्दी जल्दी करें ना। हाँ जी, एस की चाहिए होती है ना यार जिसको खरीदा है। अभी आखिरी क्लास में ये तो ना पूछो इन क्लासों में कि एस की प्री आ रही चाहिए या पी की। ये किस दिन की आ रही है? बहुत शर्माते क्यों है यार, साल के पहले दिन की। ये किस दिन की आ रही है? साल के आखिरी दिन की। और ये साल के, और ये साल के। मुझे किस दिन की चाहिए? मुझे यकम जुलाई की चाहिए या एक महीने बाद ये चाहिए? यकम अगस्त की चाहिए। मैं इस 400 में से कितना प्रॉफिट, डिविडेंड नहीं कभी आपने एडजस्ट करना किया, प्री आरी में निकाल ले, डिविडेंड एडजस्ट होता है प्री आरी में, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस इस ओपनिंग आरी में कितना पैट डाल दूं, थोड़े से मुझे कोई हल्का सा पैट डलवा दें, मेरा गुजारा चल जाए। इसमें तकरीबन तकरीबन आप डाल दें 1 महीने का पैट, तो ये यकम जुलाई वाली फिगर पहुंच जाएगी आसमानों पे, यकम अगस्त पे पहुंच जाएगी। क्योंकि यकम जुलाई और यकम अगस्त के दरमियान कितने महीने होते हैं? 1 महीना। तो ओपनिंग आरी पकड़ें यकम जुलाई वाली, और यकम अगस्त वाली पहुंचने के लिए 1 महीना आगे जाने के लिए क्या करें? इसका 1/12, इसका 1/12 डाल दें। तो पकड़े जी 400 और 180 का 1/12 क्या? बस फिर इवनली अज्यूम करेंगे। हाँ जी, अच्छा हाँ, और क्या सवाल है? कल भी इसी तरह किया था, 100% इसी तरह किया था। कल का सवाल निकाल लेते हैं यार, कल का सवाल, रिलैक्स रिलैक्स, कल का सवाल निकाल लेते हैं। कल पकड़ा था 80 को। अच्छा, डेट ऑफ परचेज किसी को याद हो कल की? यकम अप्रैल थी। हाँ, तो कल 4 महीने तो पेपर में आखिर तक सीए तक 4 महीने ऐड किया करेंगे। अच्छा, यकम जनवरी थी और डेट ऑफ परचेज यकम अप्रैल। इसमें कितने महीने का प्रॉफिट डाल दूं तो यकम अप्रैल पे पहुंच जाऊंगा? कल हमने पकड़ा था 80 जमा 40 इंटू 4/12, हाथ खड़ा करें याद है तो 3/12, जनवरी फरवरी मार्च। तो कल 3 महीनों का प्रॉफिट डाला था, क्योंकि हमने यकम जनवरी और यकम अप्रैल 3 महीने बाद खरीदा था सब्सिडरी को। हाँ, आज देख लेते हैं क्या करना है। जी बिल्कुल, ब्रॉड डाउन प्लस 180 इंटू 1/12। मैं भी यही कह रहा था ना, या कुछ और कह रहा था? तो ये यकम जुलाई 15 है और यकम अगस्त 15, बिल्कुल 1 महीने बाद है। तो देखे ना, ये होता है यकम जुलाई 15, ये होता है 30 जून 16, और ये होता है यकम अगस्त 15। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन गोश्त जमा 1 महीने का गोश्त इज इक्वल टू एक्विजिशन डेट का गोश्त। चलें, प्री आरी 400 जमा 180 ज़रब 1/,
जी वो मैं बताता हूँ आज, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, जान की अमान पाऊँ तो पहले एडजस्टमेंट करवा दूँ आज की। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ एस। IFRS 9 जहन में लाएं। PTCL के पास पैसे पड़े थे, इसने सोचा इन्वेस्टमेंट्स कर दें। सब्सिडरी को लोन की ज़रूरत होगी, इसकी किताबों में लोन पेएबल टू पी आ रहा है 10 का। अब बता दें ये तो डिबेंचर का लफ्ज़ सिर्फ यूज़ हुआ है, बाकी तो लोन रिसीवेबल लोन पेएबल की एंट्री है। लफ्ज़ सिर्फ डिबेंचर का यूज़ हुआ है, बाकी तो लोन रिसीवेबल लोन पेएबल टाइप एंट्री है। फील करें, एंट्री इज जस्ट लाइक लोन रिसीवेबल एंड लोन पेएबल। कैसे? पेरेंट की किताबों में क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है, मैं आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। इसमें से एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दिया करें मुझे। इसमें से 10 निकाल दें और इधर ले आए, ये कितना रह जाएगा? 190। ठीक है, उसमें घुसा हुआ था ना, निकाला। इसका नाम नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं, प्लीज, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इट इज इन्वेस्टमेंट इन। बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट हो गई। एक कह रहा है मैंने लोन दिया हुआ है, एक कह रहा है मैंने लोन। कमाल हो गई। ऐसे अगर लिखा होता ना तो फिर तो हमारा टाइम भी ना लगता आपको समझाने में, हम बारों बार ही निकल जाते। तो फाइनेंशियल एसेट किसकी किताबों में है? पेरेंट की, पेरेंट की। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी किसकी किताबों में है? मुझे ये लग रहा है कि सब्सिडरी को लोन की जरूरत पड़ी होगी, उसने डिवेंचर इशू किए होंगे, उसने डिवेंचर परचेज कर लिए होंगे, लेकिन घुसा दिए इन्वेस्टमेंट इन एस वाले अकाउंट में। हालांकि इन्वेस्टमेंट इन एस से मुराद हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेते हैं, खाली सब्सिडरी के शेयर्स। तो सब्सिडरी के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कौन सी इन्वेस्टमेंट अंदर जाके घुसी हुई है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर की। तो इस तरह मेरे ख्याल से अगर शो हुआ होता तो फिर हमारा टाइम ना लगता। अब जरा पहली लाइन पढ़े, समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट इन एस कितनी थी जो मैंने मिटाई हैं? 200। इनमें अच्छा, मुझे फिगर कैसे पता चली 10 की है? वो इधर से मैंने चीटिंग की है, अब और मुझे कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ एस, इट मींस लोन इज प्रोवाइडेड बाय P2। इसका मतलब है P ने एस को लोन दिया हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से यार इस तरह तो पेपर में नहीं करेंगे। एक मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ करने का, शायद आपको पसंद आए। मैं एक तरीका करने लगा हूँ, शायद आपको पसंद आए। देखें, ऐसे करें कि यहां से करें -10 और नया अकाउंट खोलें। आप कहीं भी जगह बना के खोल लें, कोई नहीं, करंट ऐसा नीचे खोल लें यार, खैर है, कहीं भी जगह बना के एक नया अकाउंट खोल लें। इसका नाम क्या रखें? कितना? 10। अब किताबें पाक हो गई। किस चीज से पाक हो गई? डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट से। तो मेरे ख्याल से अकाउंटेंट की गलती सही कर दें पहले। अकाउंटेंट ने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कहां घुसाई हुई थी? शेयर्स में। ये करके निकाल दें। अल्लाह का शुक्र है ये फिगर 190 बच जाएगी, ये मैं वर्किंग 1 में ले जाऊंगा। अब 10 के साथ क्या करूं? इधर एसेट्स में आ रहा है 10, इधर। अब मैं रेड मार्कर से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने लगा हूं। ब्लैक मार्कर से मैंने कौन सी एडजस्टमेंट की है? अकाउंटेंट की बोंगी सही की है। अब मैं रेड मार्कर से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अबे शोहरमान रिसीवेबल खत्म कर, बीवी ऑटो पे लगी हुई थी। आंडा आंडा क्या प्रेजेंटेशन एरर है मेरे ख्याल से, तो शायद इन्वेस्टमेंट डिबेंचर उसमें अलग अलग शो करो ना, ताकि यूजर को पता चले ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, जो भी है बस। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अलग नजर आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अलग नजर आनी। उसने सारी एक ही नाम से शो की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। एट कॉस्ट इसलिए होता है कि कंसोलिडेशन में आप चीज़ों को फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाते, तो उसने बताया होता है ये इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे पड़ी हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट में। यानी आप रिलैक्स हो जाओ, ये वही पैसे हैं जो सऊदी किंग को दिए थे हमने।
190। नहीं भी लिखा होता तो कोई मसला नहीं, कॉस्ट ही होता है जी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। नहीं, ये बाद में फिगर कभी नहीं चेंज होती। हाँ वही रहती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ही कहते रहते हैं। दोबारा शेयर बाय करें तो वो तो एक्विजिशन पे एक्विजिशन है, वो तो हमारे स्कोप में नहीं। फर्दर आपने शेयर्स बाय कर लिए, वो भी कैंसिल करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, रिसीवेबल पेबल में अगर पड़ा होता तो। इन्वेस्टमेंट्स क्या? नहीं 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 नहीं, ये जो पेरेंट अपनी सबसे फाइनेंस जिस वक्त कंसोलिडेशन हो रही होती है ना, तो पेरेंट फिर IFRS 9 लगाना बंद कर देता है। तो पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी रखता है क्योंकि कंसोलिडेशन होनी होती है, तो इसमें फिर और कुछ भी नहीं होता। और डिवेंचर्स के अंदर भी अगर कोई इंटरेस्ट दिया होता तो वो डिस्कशन फिर मैं कर लेता। तो अब बात को फैलाया गया है, मैं ज़रा समेटता हूँ। ठीक है, पूछना तो आपका राइट है, बात को समेटते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एस में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स पड़ी हैं, इनको ज़रा निकालें साइड पे। -10 +10। अब बाद में एक और मसला खड़ा हो गया, अपने लिए खुद मसला खड़ा कर लिया। ये कह रहे हैं रिसीवेबल है 10, और ये कह रहे हैं एक की किताबों से फाइनेंशियल एसेट ख़त्म कर दें, दूसरे किताबों से फाइनेंशियल लाइबिलिटी ख़त्म कर दें। बस ये रेड मार्कर से कंसोलिडेशन के एंगल से एडजस्टमेंट होगी। चलें जी, आगे बढ़ें। बी क्विक। बना दो दूसरा पार्ट।